गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी होगी करंट अफेयर्स की। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च का करंट अफेयर्स। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एक बार एक स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कि हमारे करंट अफेयर किस तरीके से होने वाला है। हम क्या करेंगे, जैसे आपका एग्जाम आ रहा है मई में, तो मई अभी तो फिलहाल मार्च का करंट अफेयर आया है, तो इस मार्च से लेकर पिछले मार्च तक का एक एक पोर्शन लेके, जैसे ज्योग्राफी लेंगे तो पूरा ज्योग्राफी एक साथ कंप्लीट करेंगे पिछले एक साल का। फिर पॉलिटी लेंगे तो पूरा एक साथ पॉलिटी कवर करेंगे। हिस्ट्री लेंगे तो पूरा एक साथ हिस्ट्री कवर करेंगे। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इस तरीके से एक कंसोलिडेटेड रूप में आप जो अपना करंट अफेयर है वो समझ पाओगे, और जो कंटिन्यूटी में चलता आ रहा है, अगर कोई न्यूज़ अपडेट हुई है, वो कंटिन्यूटी भी आपकी नहीं टूटेगी, तो एक कंसोलिडेटेड न्यूज़ आपके पास मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। लेटेस्ट करंट करंट अफेयर की जो बुक है कौटिल्य आईएएस के द्वारा बनाई हुई। अ, आप ये बुक को जब परचेज करेंगे अपने आपके पास, जब ये मैगजीन होगी, तो करंट अफेयर क्लास को पढ़ते टाइम आप अपने पास ये मैगजीन रखेंगे। मैं आपको एक एक न्यूज़ अच्छे से समझाऊंगी, और साथ में कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी साथ साथ लिखाती जाऊंगी। आपको अपने ही इस मैगजीन में वो पॉइंट नोट डाउन करने हैं, क्योंकि लास्ट डे पे ऐसा होना चाहिए कि आपने मैगजीन उठाई और आपने उसको रिवाइज किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी रिवाइज किया, और आपका पूरा करंट अफेयर एक ही जगह पर एक ही साथ रिवाइज करने से तैयार हो गया। तो आप अपने जो नोट्स बनाना चाहते हैं करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक के, तो वो आप इसी मैगजीन में बनाएंगे। या तो स्टिकी नोट लगा लीजिए या फिर साइड पर लिख लीजिए, काफ़ी स्पेस है, आप साइड पर भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये समझाना एक-एक करके। हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर मार्च की, मार्च 2025 की। धीरे-धीरे फिर हम पीछे फ़ेब में जाएँगे, जनवरी में जाएँगे, दिसंबर, नवंबर एंड सो ऑन। तो आज ज्योग्राफी मार्च स्टार्ट करते हैं। ओके, पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, अपने करंट अफेयर मैगजीन में उसे नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन यहाँ बुक में दिए हैं, जो मैगजीन में जो पॉइंट दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे मैं आपको साथ साथ नोट डाउन करवाऊंगी। तो पहली न्यूज़ है हमारे पास कोलेरू लेक की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज रिस्ट्रेन्ड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन कोलेरू वेटलैंड एरिया। न्यूज़ आपको समझ में आ गई कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने जा रही थी वेटलैंड एरिया कोलेरू में, उसे रोका है, परमिशन नहीं दी है, उसके काम को स्लो डाउन किया है। अब आप यहाँ देखिए मैप में, ये कोलेरू लेक है कहाँ पर, ठीक है? इसके बारे में देखो, न्यूज़ ठीक है, न्यूज़ एक हमने समझ में आया, लेकिन हमें करंट अफेयर पढ़ना किस तरीके से है। आपके लिए ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। लेकिन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोलेरू लेक के बारे में बात हुई है। न्यूज़ जो आई है वो कोलेरू लेक के बारे में आई है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जानना है। ज़रूरी है कि ये लेक क्या है, कहाँ पर है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है, इसमें इकोनॉमिकल क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है। तो इस लेक के बारे में आपको समझना है, ठीक है? ये आ गई आपकी मैप में, देखिए कोलेरू लेक। अच्छा, जब आप अपना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिना मैप के आप ज्योग्राफी मत पढ़िए। एटलस अपने पास रखिए, और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो एटलस में उसे साथ-साथ देखते चलें, लोकेट करते चलो। क्योंकि कोई वो दिन नहीं आएगा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप एक दिन सोच रहे हो कि मैं मैप लेके बैठूँगी और फिर या मैप पूरा ए टू ज़ेड पढ़ लूँगी। वैसे नहीं होता, मैप की तैयारी ऐसे नहीं होती। मैप जैसे आपने इस लेक के बारे में पढ़ा, ये लेक कहाँ पर है, कौन-सी स्टेट पे, इसको मैप में अभी के अभी लोकेट कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। और साथ-साथ मैप कब कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये आ गई आपकी कोलेरू लेक, मैप में आपने देख लिया। अब इस लेक के बारे में कुछ, ये लेक ना आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी रिवर की जो डेल्टा है उसके बीच में ये लेक बनती है। ये आपको स्टेट पता होनी चाहिए। ये लेक है कोलेरू लेक, जो न्यूज़ में रही है, ये है आंध्र प्रदेश में। और इस लेक में, ये लेक जो पानी जो रिवर है फेड बाय दी बुदमेरू एंड तमिलेरू रिवर, ठीक है? ये 2 रिवर आपको ध्यान रखनी है, बुदामेरू एंड तमिलेरू रिवर, ठीक है?
और ये जो कोलेरू लेक है, ये एक फेमस वेटलैंड एरिया है, ठीक है। फेमस वेटलैंड एरिया होने के साथ साथ ये एशिया की, साथ में लिखते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। कितनी बड़ी बात है, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। कौन सी? कोलेरू लेक। ओके, यहाँ पे लिखा है इंडिया की तो लार्जेस्ट है ही, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया था 2002 में, ठीक है। रामसर साइट अब क्या है? रामसर साइट्स वो साइट होती हैं, रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें बात की गई थी कि वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए एक साइट को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक रामसर लिस्ट के नाम से जारी होता है। और ये जो एरियाज होंगे जिन्हें हम रामसर साइट की लिस्ट में ऐड करेंगे, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिर उन वेटलैंड्स की कंजर्वेशन करना। तो एक वेटलैंड है ये, और एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है क्योंकि रामसर साइट 2002 में से इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में ऐड किया गया था, ठीक है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ये एक रामसर साइट है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, मेजर टूरिस्ट स्पॉट है, अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आती है। साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है, यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। पेंटेड स्टॉर्क यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी बर्ड है, इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। ये जगह मिलियन ऑफ एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फाना का हैबिटेट एरिया है। यहाँ पर और भी बहुत फेमस बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे कि ग्रे स्पॉट या फिर बिल्ड पेलिकन, ठीक है। ये बर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। क्रिटिकल वेटलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पर, डाइवर्स एक्वेटिक और बर्ड स्पीशीज है, इसीलिए भी हमें इस लेक को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लेक एक आश्रय प्रदान करती है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का, ठीक है, बहुत सारे फ्लोरा फाना का। अगर ये लेक पॉल्यूट हो गई या ये लेक खत्म हो गई तो बहुत सारे बर्ड जो यहाँ पर इस पर डिपेंडेंट है, वो सारे बर्ड्स जो है उनकी एग्जिस्टेंस पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये इस लेक को कंजर्व करना, इस लेक को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने इसकी लोकेशन देखी, ये है आपकी कोलेरू लेक, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा रीजन के बीच में, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, उसके बीच में ये आपकी लेक बनती है। और ये लेक फेड बाय बुदामेरू एंड तमिलेरू रिवर्स, ठीक है। ओके, इस रिवर को आपके यहाँ पे एक और हम पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट और है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था इसे नवंबर 1999 में। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया नवंबर 1999 में। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कोलारू और ऑपरेशन कोलेरू 2.0 भी चलाया था, जिससे वो इस लेक की कंजर्वेशन का काम कर रहे थे, इसे कंजर्व कर रहे थे, इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन कोलेरू एंड ऑपरेशन कोलेरू 2.0 बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, अच्छा, अब प्रॉब्लम एरिया क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली ना, इस क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है आपकी ये लेक? देखो क्या होता है ना, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आगे पीछे एनक्रोचमेंट बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपकी जो पेडी, राइस पेडी है ना, उसकी ग्रोथ लोग जो है पॉपुलेशन बढ़ने से, जनता के बढ़ने से धीरे 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 राइस पेडी का एरिया एक्सपैंड हो रहा है, और जिस वजह से ये खतरा बन रहा है आपके कोलेरू लेक में।
आगे पीछे पॉपुलेशन बढ़ने से, पॉल्यूशन बढ़ने से इस लेक में आकर आप क्या बोलोगे कि जो केमिकल है वो आकर इस लेक में मिल रहे हैं, जिससे इस लेक में वीड ग्रो हो रहे हैं, ठीक है? वीड ग्रो हो रहे हैं, आपके धीरे-धीरे वाटर हायासिंथ ग्रो हो रहे हैं, जो पानी की क्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं, उसके ऑक्सीजन रिटेन करने की कैपेसिटी को ख़त्म कर रहे हैं और धीरे-धीरे वहाँ प्लांट्स, वाटर हायासिंथ, एलिफेंट ग्रास, ये सब के उगने से धीरे-धीरे आपकी जो लेक है, वो अगर सही समय पर इसको नहीं कंज़र्व किया गया, नहीं प्रोटेक्ट किया गया, तो ये लेक भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम एरिया है जो कोलेरू आज के टाइम पर फेस कर रही है। देखो मैंने आपको बताया ग्रे पेलिकन है यहाँ पर। अच्छा, ग्रे पेलिकन एक इंडिकेटर स्पीशीज है इस सेंचुरी की। अब इंडिकेटर स्पीशीज क्या होते हैं तो ध्यान से समझो। इंडिकेटर स्पीशीज वो होते हैं जिनका प्रेजेंस या जिनका एब्सेंस या फिर जिनके तादाद बढ़ने से, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने से आप किसी बॉडी के हेल्थ को आइडेंटिफाई कर पाते हो। मान के चलिए आपने बचपन में एक लेक देखी थी, ठीक है? पानी से भरी हुई, साफ-सुथरी। धीरे-धीरे आपने रियलाइज़ किया कि उसमें ना एल्गी आनी शुरू हो गई है। तो एल्गी एक इंडिकेटर स्पीशीज़ होगी जो आपको ये बताएगी कि इस लेक की जो हेल्थ है, उस एल्गी की प्रेज़ेंस से आपको ये पता चलेगा कि इस लेक की जो हेल्थ है वो धीरे-धीरे डिटेरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है। ऑक्सीजन जो है वो लेवल कम होता जा रहा है। पानी जो है वो पॉल्यूशन की वजह से धीरे-धीरे आपके वाटर बॉडी खत्म होती जा रही है। तो किसी भी वाटर बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी बॉडी के प्रेजेंस, एब्सेंस या उसके बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, उसके पॉपुलेशन के बढ़ने से आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि उस बॉडी की हेल्थ कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं मॉसेस। मॉसेस जब आपको आते हैं ना तो ये इंडिकेट करता है कि जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई है। या फिर आप ले लो टूबी फ्लेक्स वॉर्म्स ले लो। टूबी फ्लेक्स वॉर्म से ये कीड़े होते हैं, वर्म होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि वो वाटर बॉडी का ऑक्सीजन जो है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और पानी पीने के लिए अनसेफ हो गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये बताती हैं कि उस बॉडी का, उस एरिया का, उस जगह का, वो चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो, कुछ भी हो, उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है? तो ग्रे पेलिकन इसकी इंडिकेटर स्पीशीज है। जब तक हेल्थ अच्छी रहेगी, माइग्रेटरी बर्ड्स आते रहेंगे। जब आपकी वाटर बॉडी की हेल्थ खराब होने लगेगी या वो डिटीरियोरेट होने लगेगा, तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पर नहीं आएंगे। ओके, ये वेटलैंड है, ये हैबिटेट है, घर है बहुत सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स का, जैसे ग्लॉसी इबिस, ओपन बिल स्टॉक, पर्पल मोरहन, पेंटेड स्टॉक, ठीक है? इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब घोषित किया था? 1999 में। तो ये है आपकी न्यूज़ और ये है आपके कुछ इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, ये भी लिखिए, वद्दी कम्युनिटी। वद्दी कम्युनिटी है जो यहाँ पर पाई जाती है इस लेक के आसपास, ठीक है? कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है? वद्दी कम्युनिटी। वो वद्दी कम्युनिटी यहाँ के लोकल पीपल है, ठीक है? ओके, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कुछ हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने कारासी की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे पास, एक मिनट, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, यस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे पास कारासी। अगेन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये जानना कि ये सी की लोकेशन कहाँ पर है, कौन-कौन से कंट्रीज़ इसकी बाउंड्री बनाते हैं। न्यूज़ तो समझिए, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ तो बहुत ईज़ी सी है। न्यूज़ क्या था? एक रशियन न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर था, 50 लेड पॉप्डे। अच्छा, ये जो 50 लेड पॉप्डे है ना, इसको हम ये भी कहते हैं, इसका अगर आप इंग्लिश में अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है 50 इयर्स ऑफ विक्ट्री, ठीक है? ये इस आइस ब्रेकर का नाम है।
ये क्या करता है, ये ना न्यूज़ क्या थी कि ये आइस ब्रेकर आगे-आगे चलता है और पीछे कार्गो वेसल चल रहा है। बट हुआ क्या, ये कार्गो वेसल से ये आइस ब्रेकर टकरा गया कारा सी में। न्यूज़ ये, ठीक है? न्यूज़ ये है कि आइस ब्रेकर इस कारा सी में कार्गो वेसल से टकरा गया। जो एक कंसर्न राइज़ करता है कि आर्कटिक नेविगेशन सेफ्टी कैसी है? क्योंकि ना वो न्यूक्लियर पावर्ड है और उसके अगर आपके आइस ब्रेकर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता, तो ये कारा सी के लिए और आगे-पीछे के लोगों के लिए भी एक बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ, जो आपका आइस ब्रेकर है, उसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वो अभी भी फंक्शनल है। अभी भी आपके ये जो गल्फ ऑफ ऑब है, यहाँ पर वो अपने फंक्शन अपनी जो सर्विसेज़ है, वो दे रहा है। बट हमें जो जानना है, हमें जो पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है इस कारा सी के बारे में, ठीक है? कारासी जो आपका है यहाँ पर, अच्छा ये न्यूज़ कब की थी, कब हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 2025 में। अगेन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट नहीं है। कारासी अब कहाँ पर है? तो कारासी आपके आ जाएगा आर्कटिक ओशन का ये एक पार्ट है जो कि नॉर्थ ऑफ साइबेरिया, रशिया के साइबेरिया के नॉर्थ में पड़ता है। कारासी आर्कटिक ओशन का एक पार्ट है जो साइबेरिया के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है? अब कौन-कौन सी कंट्रीज़ है यहाँ पर? तो रशिया का साइबेरिया इसको बॉर्डर बनाता है, ठीक है? लोकेटेड अ मार्जिन सी ऑफ आर्कटिक ओशन नॉर्थ ऑफ साइबेरिया, रशिया। नेशनल बॉर्डरिंग जो है वो किसकी है? रशिया की है एक्सक्लूसिवली, ठीक है? कौन-कौन सी रिवर आकर यहाँ पर अपना पानी ड्रेन करती है? तो कारा सी में करती है कारा रिवर, ओब, पेसीना, येनिसी रिवर, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट और मेजर रिवर है आपके रशिया की, ओके, ठीक है? तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखिए, कारा सी जो है ना, ये दुनिया का वन ऑफ द कोल्डेस्ट सी माना जाता है, ठीक है? वन ऑफ द कोल्डेस्ट सी इन द वर्ल्ड। अब आप देखिए इसकी लोकेशन, रशिया के साइबेरिया में है, ऑफ कोर्स कोल्डेस्ट ही होने वाला है, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा है वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट सी, ठीक है? आइस कवर्ड रहता है सितंबर से मई में, तभी यहाँ पर जब नेविगेशन, तभी यहाँ पर जब वेसल्स चलते हैं तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो आगे बर्फ को ब्रेक करे, तोड़े, ठीक है? तो आइस ब्रेकर की हेल्प ली जाती है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, बेली, डिक्सन, टेमर, नॉर्दर्न स्कॉइल्ड, आर्किपेलागोस, आर्किपेलागो होते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है? आर्किपेलागोस कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को। और ये इम्पोर्टेंट है नॉर्दर्न सी रूट का, जो हमारे सी रूट ऊपर की तरफ जो हमारा सी रूट है उसका। देखो कारासी में एक और इम्पोर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है, बेरेंट सी, देन आता है कारा सी, ठीक है? इसके बाद आता है आपके यहाँ पर लाप्तेव सी। ये सीक्वेंस भी याद रखना है, ये सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं आप जो आपने अपने एटलस खोला है उसको एक बार ऊपर ध्यान से देखिए, आपको आर्कटिक ओशन में कुछ सी के सीक्वेंस दिखेंगे, उस सीक्वेंस को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? वो जो सीक्वेंस है ना, उनको दिमाग में बिठा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि कारा सी की न्यूज़ है तो आपको उसके आगे पीछे के जो सी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तो सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, ठीक है? बेरेंट, कारा, लप्तेव, अच्छे से मैप को देखिए, अच्छे से सीक्वेंस को ध्यान में रखिए, ठीक है? ओके, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया ना कि कारा सी को बेरेंट सी वेस्ट में अलग, वेस्ट में क्या है बेरेंट सी, और लप्तेव सी कहाँ पर है उसके ईस्ट में। तो मैप अच्छे से देखो। नेक्स्ट बात करता है हमारे पास ग्लेशियर मेल्टडाउन की। भाई चिंता का कारण तो है, ग्लेशियर तो मेल्टडाउन हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एक्सेसिव यूज ऑफ आपके जो मतलब इंडस्ट्रीज जो निकाल रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन, इन सब से आपका क्या क्रिएट हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। अब न्यूज़ क्या है
कि अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ईस्टर्न हिमालय का ईस्टर्न एरिया है, वहाँ पर 110 ग्लेशियर जो है वो स्टडी में आया कि वो डिसअपियर हो गए। बहुत चिंता की बात है। पिछले 32 ईयर्स 1988 से लेकर 2020 तक 110 ग्लेशियर्स जो हैं जो आपके डिसअपियर हुए हैं, और बाकी बचे हुए ग्लेशियर भी धीरे-धीरे श्रिंक होते जा रहे हैं। ठीक है? तो ग्लेशियर मेल्टडाउन का मतलब क्या होता है? जब बर्फ जो गिरती है, देखो बर्फ गिरती है, हिमालयन एरिया है, बर्फ गिर रही है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं गिर रही है, उससे ज़्यादा स्पीड से जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल रही है, और वहाँ पर ग्लेशियर की जगह पे लेक बनती जा रही है। अब लेक बन रही है, यानी आपका जो एनवायरनमेंट है वो धीरे-धीरे गर्म हो रहा है, बर्फ कम गिर रही है, या बर्फ उतनी नहीं, उससे ज़्यादा स्पीड में, तो आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है? इससे हमें डिज़ास्टर बढ़ेंगे, मतलब हर एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब आपका एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है, डिज़ास्टर्स आते हैं, वाटर रिसोर्सेज़ की स्कार्सिटी हो जाती है, इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बायोडायवर्सिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके क्लाइमेट चेंज जब होता है तो लोगों की हेल्थ, इकोनॉमी, सब चीज़ों पर इसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अब रीज़न क्या है? रीज़न बिहाइंड द ग्लेशियर मेल्टडाउन, हम सबको पता है ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, जो कि एक मेन रीज़न है आपके क्लाइमेट चेंज और आपके ग्लेशियर के मेल्टडाउन का। ईस्टर्न, जैसे स्टडी में बोला कि ईस्टर्न हिमालयाज़ वार्मिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। जो ग्लोबल एवरेज है आपके टेम्परेचर राइज़ का, ईस्टर्न हिमालय का उससे ज़्यादा नोट हुआ है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कार्बन एमिशन इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में हीटिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट डाउन हो रही है। प्रेसिपिटेशन, इससे क्या होगा? अब बारिशों में आप अंतर देखोगे, बारिशों के पैटर्न में आप अंतर देखोगे। आप देखोगे कि ज़्यादा बारिश, देखो गर्मी पड़ रही है, जहाँ बर्फ गिरनी थी वहाँ बारिश हो रही है, बर्फ नहीं गिर रही, पानी गिर रहा है। तो इससे ग्लेशियर एक्यूमुलेशन, जो पानी इकट्ठा, जो बर्फ इकट्ठी होनी है वो नहीं हो पा रही है। गर्मी की वजह से बर्फ नहीं गिर रही है या कम गिर रही है, पानी गिर रहा है, तो ग्लेशियर जितनी स्पीड से बनना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं बन रहा है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, डिफॉरेस्टेशन होना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना, बहुत ही सेंसिटिव एरिया में भी जाकर डैम बना देना, लोगों का टूरिज्म का बढ़ना, लोग जाते हैं, घूमते हैं जगहों में, वहाँ जाके गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक फेंक के आ जाते हैं, और एक जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब करते हैं। अ, बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, पहाड़ों को काट-काट के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इन सब से आपके जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ये सब एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से भी आपका ग्लोबल मेल्टडाउन होता है। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लैक कार्बन डिपॉज़िट फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जिससे देखो क्या होता है, आपने फॉसिल फ्यूल बर्न किया, जो बर्फ के ऊपर एक लेयर जो है वो जम गई, बर्फ के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सी लेयर जम गई फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से। अब वो लेयर क्या करती है, जैसे आपको पता है कि जो ब्लैक कलर है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो व्हाइट कलर में क्या होना था, हीट आनी थी और रिफ्लेक्ट होनी थी, लेकिन एक ब्लैक लेयर के जमने की वजह से जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और जिससे आपकी नीचे की जो बर्फ है वो ज्यादा स्पीड से पिघल रही है। ये बहुत बड़ा हमारे पास एक चिंता का कारण है। ठीक है? अभी आपने केदारनाथ में वो देखा था, वो जो लेक बर्स्ट हुई थी, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्या होगा, जो लेक्स हैं जिन्होंने पानी होल्ड किया हुआ है, जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी उनमें आएगा तो वो लेक बर्स्ट हो जाएँगी, और वो पानी जैसे केदारनाथ में कितनी स्पीड से आपके तबाही मचाता हुआ गया है, इस तरीके से तबाही मचेगी, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे, कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स आएँगे। ठीक है? जो रिवर सिस्टम है, जो प्रॉपर रिवर निकल रही है, अपने प्रॉपर फ्लो के साथ बह रही है, वो रिवर सिस्टम में गड़बड़ होगी,
फ्लड ज़्यादा आएँगे, आपके रास्ते में जो डैम बना दिए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना दिए गए हैं, जनता एनक्रोचमेंट पीपल ने एनक्रोचमेंट करके एग्रीकल्चर एरिया बना दिया है, वो सब जो है बच्चों तबाह हो जाएगा, अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से ही बढ़ती गई तो। बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम पे, फ्लोरा, फाना, वाटर डिपेंडेंट स्पीशीज, एनिमल्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर आप बोलते हो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज, उन सब पर भी खतरा है, ठीक है। और हमें क्या है, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। ग्लेशियर में जो पानी है वो तो पूरे साल एक ग्लेशियर होता है, बर्फ होल्ड करता है, फिर पूरे साल धीरे धीरे पिघल पिघल के नदियों के थ्रू वो हमें पानी देता है। सब जनता उस पानी पर रिलाई करती है। जब आपकी वो बर्फ ही नहीं जम रही है और पूरे साल में उसने धीरे धीरे पिघल के आपको नदियों के रूप में साफ स्वच्छ पानी ही नहीं देना, तो आप पूरे साल वो जो वाटर की स्कार्सिटी क्रिएट होगी, जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फूड स्कार्सिटी होगी, जनता के पास पानी नहीं होगा, नदियां सूखी होंगी, तालाब सूखे होंगे, वो सब आपके लिए एक डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इरिगेशन के लिए पैसा नहीं है, पानी नहीं है, ये सब इश्यूज आपके आएंगे ग्लेशियर मेल्ट डाउन की वजह से। तो इसको तैयार किस तरीके से करना है, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस में आपके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहे हैं, इसमें क्या इम्पैक्ट होगा, ये क्यों हो रहे हैं, तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है। पहले आप ये बताओगे कि ये न्यूज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई एक एग्जाम्पल आपने दिया, एग्जाम्पल में आपने लिखा कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तरीका हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में 110 से ज्यादा ग्लेशियर डिसअपियर हुए हैं। एक एग्जाम्पल आपने पुट कर दी। उसके बाद आपने बताना है कि व्हाट इज ग्लेशियर है क्या, फिर आप बताओगे जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसके मेल्ट डाउन होने के रीजन क्या है। एक सीक्वेंस आपने जो यहाँ पर आप जब करंट अफेयर पढ़ रही हो ना, ये भी एक वेल स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया और इसी वेल पर्टिकुलर इसी स्ट्रक्चर से आपके आंसर भी प्रिपेयर होंगे, ठीक है। रीजन दोगे आप, रीजन क्या है, और फिर इसके पिघलने से इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक पूरा आंसर डिजास्टर मैनेजमेंट का बनकर आपके पास तैयार हो जाएगा, या फिर ज्योग्राफी का मेंस में एक पूरा आंसर बनकर आपके पास तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से वेल स्ट्रक्चर तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे पास तिस्ता रिवर की, ठीक है। न्यूज क्या है कि इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द तिस्ता 3 डैम इन सिक्किम, ठीक है। अब आप मैप देखोगे फटाफट और मैप में आप लोकेट करोगे कि भाई हमारी तिस्ता रिवर है कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि ये रिवर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है कहाँ। फटाफट अपना मैप खोलिए, एटलस खोलिए, रिवर को अपनी आंखों से देखिए, बस रिवर तैयार, और करना ही क्या है, ठीक है। तो आपने देख लिया तिस्ता रिवर की न्यूज है। तिस्ता रिवर कहाँ बहती है, ये बहती है आपके सिक्किम और ये जाती है आपके बांग्लादेश में। पद्मा जो आपकी रिवर है वहां पे ब्रह्मपुत्र जो है उसमें जाकर फिर फाइनली इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। तो तिस्ता रिवर पर ना कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जैसे कि तिस्ता 3 डैम, तिस्ता 4 डैम और तिस्ता बैरेज प्रोजेक्ट, ये इस रिवर पर बनाए गए हैं, ठीक है। तिस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सोलमहु लेक इन हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। रिवर के बारे में न्यूज आई है तो आपको पता होना चाहिए ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, हिमालय में। यहाँ पर एक सोलमहु लेक है जहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जो फुर्नी खांगसे ग्लेशियर सिक्किम में है, उस ग्लेशियर से एक आपकी लेक बन रही है, उस लेक जो है वो उससे आगे बहकर आपकी बन रही है तिस्ता रिवर, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम अगर आप बात करोगे तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम से पास होती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अगेन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज
और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी अब आपको रिवर के बारे में पता है, रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से होकर बहती है और उसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हर नाम एकदम से रट्टा हो जरूरी नहीं है, प्री के लिए तो आपको बिल्कुल हर एक स्पेलिंग रटने की जरूरत नहीं है, एक कुछ ना निमोनिक्स इस्तेमाल करिए, कुछ ऐसे कुछ रखिए, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे रखा था चूहू चूहू, तो जितने भी चूहू चूहू वाले हैं, चहू वाले हैं, वो आपके तिस्ता वाले हैं, तो इस तरीके से भी आप अपने प्री में इन चीजों को इजी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लांगचुंग चूहू, चकुंग चू, डिकचू, रानी कोला, रंगपो चूहू, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जेमू चूहू, रंग्योंग चू, रंगित रिवर, ये जो नहीं है वो आपको याद रखने हैं, बाकी आपको इजी है याद रखना। ठीक है, याद रखिए ये जो चहू वाले हैं वो आपके तिस्ता रिवर वाले हैं, और नाम का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पीछे वाले करके पढ़ के चले गए, इनको ध्यान ही नहीं दिया, इन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रिब्यूटरीज। अब ये रिवर का एंड पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग देख ली, ट्रिब्यूटरी देख ली, अब हम देखेंगे एंड पॉइंट क्या है। ये रिवर मर्ज करती है विद द ब्रह्मपुत्र, जमुना, कहाँ पर, बांग्लादेश में। अगेन मैप देखिए, रिवर देखिए कहाँ पे जाके ये मिल रही है, बस रिवर रेडी, हर बार मैं यही कहती हूँ, करिए, ऐसा करिए। ठीक है, अब ये इस रिवर का जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये बहुत ही फर्टाइल एलुवियल प्रोवाइड करती है, जो कि आपके फर्टाइल एलुवियल प्लेन बनाता है, एग्रीकल्चर के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है, लोगों को पीने का पानी देती है, और ये पानी सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में देती है। ये हो गया इसका ज्योग्राफिकल आपके। अच्छा, ज्योग्राफिकल में एक और, जो आपके नॉर्थ के टी गार्डन है ना, नॉर्थ के टी गार्डन, वो भी इस रिवर के पानी से फल रहे हैं, फूल रहे हैं। ठीक है, ओके। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिकल में आप डालोगे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने आंसर लिखोगे, मेंस में कहीं लिखना पड़े तो 360 डिग्री में आंसर होना चाहिए, हर एक चीज को छूते हुए। पहले आपने ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस लिखा, फिर आप इसका इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस लिखोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसमें चल रहे हैं, इकोनॉमिकल हमें क्या बेनिफिट दे रही है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर दे रही है। जियोग्राफिकल क्या है, फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल हमें दे रही है, ये नॉर्थ के जो टी गार्डन है वो इसमें आपके ग्रो हो रहे हैं। इसके बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस लिखोगे आप, फिर उसमें आप लिखोगे कि बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा और फाना को ये आश्रय दे रही है, डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना यहाँ पर पाए जाते हैं, दिस इज द होम टू द डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना। एग्जाम्पल ले लीजिए भाई फ्लोरा फाना के, आपका हो गया रेड पांडा। ठीक है, आपके बहुत वेरियस टाइप के फिशेस जो हैं, कुछ ऐसी रेयर फिशेस हैं जो सिर्फ यही पाई जाती हैं। तो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस, ये सारे आपको इस रिवर के बताने हैं। जब आप कभी भी कुछ ऐसा आंसर लिखें ज्योग्राफी में, तो हर एक एस्पेक्ट को छूते हुए दो तीन पॉइंट आप वहां पे लिखें, आपका आंसर 360 डिग्री का होगा, कंप्लीट आंसर होगा। ये नहीं कि सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिख दिया बात खत्म, नहीं, उसके हर एक सिग्निफिकेंस के बारे में दो आंसर भी अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर एक कंप्लीट, हर एंगल से कंप्लीट माना जाएगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर, अगली न्यूज हमारे पास गोमती रिवर की है, तो चलते हैं अपने गोमती रिवर में। लखनऊ इज सेट टू लॉन्च क्रूज सर्विस, एक क्रूज सर्विस, समुद्र में चलने वाला भी क्रूज सर्विस स्टार्ट की जा रही है। ये रही आपकी गोमती रिवर, इसको मैप खोलिए, मैप में देखिए कहाँ है ये रिवर,
तो यूपी में ये रिवर बह रही है, गोमती रिवर। न्यूज़ क्या है कि लखनऊ में एक क्रूज सर्विस इस रिवर पर स्टार्ट की जा रही है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। आप उस क्रूज में बैठेंगे, आप नदी का एंजॉय करेंगे, सिटी के आगे पीछे की जगमगाहट को देखेंगे, तो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गई न्यूज़। अब इसके बारे में हमें कैसे पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है गोमती रिवर के बारे में। भाई गोमती रिवर अब आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? ठीक है, गोमती रिवर ओरिजिनेट हो रही है गोमत ताल से, जिसे फुलहर झील भी बोला जाता है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। यहाँ से निकलती है आपकी गोमती रिवर। ओके, स्टेट है जहाँ से ये बह रही है, तो आप ध्यान रखिए ये उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ मेजर सिटीज जहाँ से होकर ये बहती है वो है लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फरीदाबाद, जौनपुर, और जाकर फिर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा रिवर में। यानी कि गोमती ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। याद रखने वाली रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, न्यूज में है, और गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है। तो कहाँ जाके मिल रही है? यूपी से होकर बहती है और जाकर मिलती है कहाँ पर? गंगा रिवर में। ठीक है, ये जो आपकी टोटल लेंथ है ना इसकी रिवर की, वो है 960 किलोमीटर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाती हूँ। मार्कंडे महादेव टेम्पल। कौन सा? मार्कंडे महादेव टेम्पल बहुत ही फेमस और एक प्राचीन टेम्पल है, जो गोमती और गंगा रिवर के मिलन पर, कॉन्फ्लुएंस पर, उनके मिलन पर जाकर बना है। जहाँ पे गंगा, गोमती गंगा को जहाँ मिल रही है, वहाँ एक बहुत फेमस मार्कंडे महादेव टेम्पल भी है। इस पूरे रिवर का स्ट्रेच कितना है? 960 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये जो आपकी गंगा को जाके मिलती है ना, ये पता है कहाँ पर मिलती है? कौन सी जगह है जहाँ ये गंगा को मिलती है? वो है आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। ठीक है, कहाँ जाके मिल रही है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। गंगा टास्क फोर्स थी एक, मतलब गंगा टास्क फोर्स है जो एक टेरिटोरियल आर्मी है, वो गोमती रिवर पे भी लॉन्च की गई थी, ताकि वो गोमती रिवर के को प्रोटेक्ट कर सके, उसे रिजुविनेट कर सके। तो सरकार की तरफ से एक गंगा टास्क फोर्स, जो कि टेरिटोरियल आर्मी है, टू रिजुविनेट, टू प्रोटेक्ट दी गोमती रिवर, बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोमती रिवर। देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि गोमती रिवर गंगा में जाकर मिलती है, गोमती गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पर गोमती की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी है? साई रिवर, कथीना रिवर, चोका रिवर, सरयू रिवर। सरयू रिवर बहुत फेमस रिवर में से एक है। सरयू रिवर के बारे में आपकी हिस्ट्री या फिर आप इंडियन माइथोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी किसकी? गोमती रिवर की। और सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन सी सिटी से होकर गुजरती है? लखनऊ, जो कि स्टेट कैपिटल भी है, जौनपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ये अलग अलग ये रिवर जो है इन जगहों से होकर घूमती है। गोमती जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर वो होती है जो पूरे साल बहती है, जो मतलब पेरिश नहीं हो जाती, पूरे साल जो पानी आता है बर्फ का पिघलकर, इस रिवर को पूरे साल जो है वो रिवर फ्लो करती रहती है। बट ये जब आपका मानसून वाला एरिया होता है ना, मानसून वाला टाइम होता है, उसमें पूरी भरी रहती है, लेकिन बाकी टाइम पे ये स्लगिश फ्लो रहता है, यानी धीमा धीमा सा, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि पूरी तरीके से सूख गई है, थोड़ा थोड़ा धीमा धीमे तरीके से बहती रहती है, और मानसून टाइम पर बहुत अच्छे से भर कर बहती है, हैवी रेनफॉल जब होता है तो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, एनवायरमेंटल कंसर्न तो भाई हमारे साथ साथ ही चल रहा है।
ठीक है ना। रिवर सफर कर रही है किससे? पॉल्यूशन से। कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? अर्बन वेस्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहे हैं, खासकर लखनऊ और जौनपुर जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज है, वहां पर इस रिवर में इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है, अर्बन वेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन तो हमारी कंट्री में मेजर रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स का एक मेजर कारण है। गंगा, यमुना, यमुना की हालत देख लीजिए कैसी हो रही है। कारण ही क्या है? इंडस्ट्रीज का, बड़ी बड़ी सिटीज का पूरा गंद सब कुछ जो है वो केमिकल, वो सब कुछ जाके रिवर में गिरता है। हमारी गोमती भी इसी परेशानी से सफर कर रही है। ठीक है, तो अगली न्यूज हमारे पास आती है कुक आइलैंड की। आई होप आपको समझ में आ रहा है। किसी को कोई भी डाउट हो, अगेन कौटिल्य IAS अकेडमी की जो आपके पास ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आते हैं नेक्स्ट न्यूज, कुक आइलैंड। अब कुक आइलैंड में न्यूज क्या है? न्यूजीलैंड has raised significant concern over the Cook Island plan to sign a strategic partnership deal with China, citing a lack of prior consultation. देखो न्यूज क्या हो गया, न्यूजीलैंड को ना एक कंसर्न है कि कुक आइलैंड ने चाइना के साथ पार्टनरशिप डील साइन की है और न्यूजीलैंड से पूछा ही नहीं। ठीक है, अब क्या है ना कि न्यूजीलैंड, अब आप बोलोगे कुक आइलैंड का न्यूजीलैंड से क्या लेना देना, तो कुक आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री एसोसिएशन रिलेशनशिप पे है। कैसी? फ्री एसोसिएशन रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या है? अच्छा, कुक आइलैंड में जितने भी लोग रहते हैं उनके पास न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप है। तो न्यूजीलैंड कहता है इस जो फ्री एसोसिएशन रिलेशनशिप है, इट कैन इंटरेक्ट विद, इस रिलेशनशिप में ये है कि कुक आइलैंड कैन इंटरेक्ट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी as an independent state, but New Zealand provide them budgetary support. New Zealand provide them security. New Zealand provide them safety and defend the people, because these people have the citizenship of New Zealand. ठीक है, तो कुक आइलैंड की अब आप देखोगे लोकेशन, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? साउथ पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर है? साउथ पैसिफिक ओशन। और ये हो गया हाफ वे बिटवीन दी न्यूजीलैंड एंड हवाई। मैप खोलिए, देखिए एटलस, फाइंड आउट करिए कहाँ पर है कुक आइलैंड। आपको मिलेगा हाफ वे बिटवीन न्यूजीलैंड एंड हवाई। ठीक है, न्यूजीलैंड और हवाई के हाफ वे में आपको बीच में मिलेंगे कुक आइलैंड। सिटीजनशिप किसकी है? कुक आइलैंड में न्यूजीलैंड की। साउथ पैसिफिक ओशन में आपको ये आइलैंड मिल जाएंगे। ठीक है, ये आइलैंड 15 आइलैंड स्प्रेड है इस एरिया में, 15 आइलैंड से बना हुआ है, 15 अटॉल्स या फिर आप बोलोगे आइलैंड से बना हुआ ये एरिया है। इसके बाद आता है इसकी कैपिटल, ये देखिए मैप में भी है वारुआ, ये है इसकी कैपिटल जो कहाँ पर है? रारोटोंगा आइलैंड पर। इसको आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। रारोटोंगा आइलैंड पर वारुआ इसकी कुक आइलैंड की कैपिटल है। ठीक है, ये इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हब है। हाईएस्ट पॉइंट अगर आप बात करोगे तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है तीमांगा, जो कि 652 मीटर टॉलेस्ट एक पीक है, जो अगेन कहाँ पर है? रारोटोंगा में। ठीक है, यहाँ पर एक स्टीप वॉल्केनिक स्लोप है, डेंस वेजिटेशन है, इसके लिए भी बहुत सुंदर है। आप एक बार जो गूगल करके फोटोज भी देखना, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, मैं देखी तो नहीं है जाकर, गूगल ही किया है, बट गूगल इमेजेस वगैरह में मैंने देखा, बहुत सुंदर जगह है ये। ठीक है, देखते रहिए, साथ साथ में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। मैं क्या करती थी, जैसे मान के चलो ये रारोटोंगा आइलैंड के बारे में बात हो रही है, तो मैं क्या करती थी, मैं गूगल मैप होता है सैटेलाइट व्यू वाला, उसको ओपन करती थी, तो अंदर से दिखता था, अरे अच्छा ये है हमारे पास वो आइलैंड। तो उससे ना वो चीजें एक ब्रेन में इमेज बन जाती है, और वो इमेज कभी मतलब जाती नहीं है, वो चीज कभी भूलते नहीं है।
तो ज्योग्राफी को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाकर समझिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनशिप विद न्यूजीलैंड। मैंने आपको बताया इसका रिलेशनशिप कैसा है। मैंने आपको बताया कि कुक आइलैंड एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, एक फ्री एसोसिएशन आप क्या बोलोगे रिलेशनशिप में है न्यूजीलैंड के साथ। अपना जो भी कम्युनिटी मतलब इंटरनेशनल जो भी रिलेशन है वो अपना क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो न्यूजीलैंड है उसके जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड सिटीजनशिप रखते हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, फ्रीली आ जा सकते हैं न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड इसके बदले में फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, डिफेंस हेल्प प्रोवाइड करती है, फॉरेन अफेयर्स उसके देखती है। तो ये आपका हो गया कैसा फ्री एसोसिएशन रिलेशनशिप, ठीक है। एक न्यूज और इसके साथ एक पॉइंट और लिखेंगे हम, कुक आइलैंड जो है ना आपका इज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अ पैसिफिक आइलैंड फोरम। कुक आइलैंड इज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अ पैसिफिक आइलैंड फोरम, ठीक है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उस रीजन के प्रॉपर मतलब उस रीजन के ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है कोऑपरेशन क्रिएट करने के लिए, कोई कॉमन अगर इशू है उनको एड्रेस करने के लिए, कॉमन कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, कौन आपस में मिलकर कोऑपरेट करेंगे, कॉमन कंसर्न को एड्रेस करेंगे, जितने भी आपके पैसिफिक आइलैंड नेशन है, ठीक है। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम है जो पैसिफिक आइलैंड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर कोऑपरेट करते हैं आपस में, कॉमन कंसर्न को कैटर करते हैं, कॉमन कंसर्न को सॉल्व करते हैं। कुक आइलैंड भी एक पैसिफिक आइलैंड फोरम का पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक ये न्यूज तैयार हो गई है। अगली न्यूज हमारे पास आती है बाल्टिक सी। अगेन मैप, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बिना एटलस लिए पढ़ाई नहीं करनी है, एटलस ओपन रखना है अपने सामने, दीवारों पे मैप चिपका के रखना है और उनको साथ ही साथ देखते रहना है। देखो हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी, कब आप कब उनको ऐसे इंडिविजुअली ओपन करोगे और देखोगे और याद रख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। आपने कितनी सारी चीजों को आज मैप के थ्रू ही देखकर क्लियर कर दिया, काम खत्म। अब दोबारा इनको बस रिवीजन ही होगी पर आपके दिमाग में वो चीजें बैठ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से मैप को देखते हुए चलना है। अगली न्यूज बाल्टिक सी के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है कि एक सिक्योरिटी एनालिस्ट वार्न ऑफ अ हाई रिस्क ऑफ एन ऑयल स्पिल इन अ बाल्टिक सी ड्यू टू रशियन शेडो फ्लीट ऑफ ओल्ड एंड टेक्निकल डेफिशिएंट ऑयल टैंकर ऑपरेटिंग विदाउट वेस्टर्न इंश्योरेंस। ये है बाल्टिक सी। बोला गया कि भैया रशिया की जो फ्लीट है, रशिया के कुछ जहाज है यहाँ पर ऑयल 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 फैला रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल स्पिल होने की वजह से एक मतलब डिजास्टर क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पानी में, आगे पीछे लोगों के लिए एक एनवायरमेंट खराब हो सकता है। तो ये न्यूज है भाई, कंसर्न शो किया है कि हाई रिस्क पर है, यहाँ पर ऑयल स्पिल बहुत हो रही है बाल्टिक सी में। अब बाल्टिक सी है कहाँ? तो बाल्टिक सी आपकी एक सेमी एनक्लोज्ड इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से बंद नहीं है। अब आप देखो मैप में यहाँ यहाँ बंद 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 ये सब एरिया बंद, बट यहाँ से ओपन है जो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ सी में जाकर आपका यहाँ पर ओपन होता है। तो एक सेमी एनक्लोज्ड आपका ये सी है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपके बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की एक आर्म है, ठीक है। ये स्कैंडिनेवियन पेनिसुला है आपका, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे यूरोप आ गया। तो यूरोप और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को ये आपस में, ये स्कैंडिनेवियन और यूरोप हो गया, इसको आपस में ये डिवाइड करता है, ठीक है। अटलांटिक सी को ये कनेक्ट करता है थ्रू डेनिश स्ट्रेट। यहाँ पे ये डेनमार्क है, यहाँ पे आपके एक डेनिश स्ट्रेट है, यहाँ से आपके ये अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है बाल्टिक सी, ठीक है। और नेबर कंट्रीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने देखा होगा पीवाईक्यू देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, आप देखोगे कि वहां पर ना जो जैसे
मेडिटेरियन सी हो गया, उसके नेबर कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरीके से जो न्यूज़ में रहती है ना ये सी वगैरह, इनकी नेबर कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन प्री में आराम से बनते हैं। तो आपको ना इनको ध्यान में रखना है। नेबर कंट्रीज स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स, डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, नेदरलैंड नहीं आएगा इसमें क्योंकि वो उसके नीचे हो गया। ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब इसकी क्या है, नेबर कंट्रीज। मैप को देखो ध्यान से, आगे पीछे की नेबर कंट्रीज को ध्यान से याद करके रखो, पेपर में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और फ्री फंड का क्वेश्चन है, पढ़ा पढ़ाया सामने आया हुआ क्वेश्चन है, जाना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ना इसका निमोनिक्स बनाना है तो कोई निमोनिक भी बना लो, कोई ऐसे कहानी बना लो, लेकिन कहानी जो भी बनाओ ना वो वहां लिख लो। ये ना हो जब भी रिवाइज करो हर बार कहानियां बदल रही है। एक कहानी लिखो, बनाओ और कहानी वहां पे लिख लो। जितनी गंदी होगी उतने ज्यादा चांसेस है कि वो याद रहे, जितनी सिंपल होगी उतना मुश्किल होता है याद होना। इतना अजीब पटासा होता है ना उतना याद भी रहता है, हमारा शैतानी दिमाग होता है। ठीक है, तो बहुत सारी रिवर यहाँ पे आके फ्लो भी करती हैं। अब इतना बड़ा बाल्टिक सी है तो कितनी सारी रिवर्स यहाँ पे फ्लो करेंगी। ठीक है, 250 रिवर्स यहाँ जाके ड्रेन आउट होते हैं, ओवर 250 रिवर्स। ठीक है, रशिया की नेवा रिवर है जो लार्जेस्ट है इन सभी रिवर्स में से, वो जाके यहाँ पर गिरती है। ये गल्फ बनाती है, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीवा। लोकेट करिए, मैप में लोकेट करिए, लोकेट कर करके पढ़िए, ऐसे नहीं कि नाम पढ़ लिया और काम खत्म। ये देखो यहाँ पर ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ बोथनिया, ये गल्फ ऑफ रीगा, इसे आंखों से देखिए, इनका सीक्वेंस देखिए, ये किस सीक्वेंस में जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, सीक्वेंस ध्यान में रखिए। ये गल्फ जो है ये किस कंट्री के बीच में बन रही है, ये वाली गल्फ कौन से कंट्री के बीच में बन रही है, ये वाली गल्फ कौन सी कंट्री के बीच में पड़ रही है। आलस नहीं करना है, साथ ही साथ इन चीजों को ध्यान में से पढ़ते जाना है, एक दो बार रिवाइज करना है, काम खत्म, टेंशन ही खत्म। ठीक है, बैठ जाएंगे दिमाग में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर आलस नहीं करना, चीजों को देखना है, लोकेट करना है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारे पास, मेरा बैटरी भी कम हो गई है, कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ तक हमने रखा, यहाँ तक करते हैं हम। हमारे पास एक न्यूज़, एक लास्ट न्यूज़ बची है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। ये रिवर हो गया, इन्वायरमेंटल कंसर्न है, बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है। सैलिनिटी इज यहाँ, अच्छा बहुत सारा पानी आकर यहाँ पे गिरता है ना, जो सी है उसकी सैलिनिटी भी कम है, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर इनफ्लो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आपको ये देखना है ये व्हाइट सी कनाल कहाँ पर है, जर्मन प्राइड कनाल, गॉटलैंड स्वीडन कनाल, ये सब कनाल्स को आपको ध्यान में रखना है। हवाई केलौआ वॉल्केनो है, अब हम हवाई देखेंगे, हवाई घूम के आएंगे, हवाई देखेंगे, देखेंगे कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन, हवाई कहाँ पर है, कौन से जगह पर है, एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ठीक है, ये है आपके साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ हवाई बिग आइलैंड, ये यहाँ पे हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क हवाई, यहाँ पर आपके ये इसका नेशनल पार्क है। यहाँ पर आपके ये जो किलौआ वॉल्केनो है ये इरप्ट हुआ है। हवाई एम्परर सी माउंट चेन हवाई हॉटस्पॉट का भी ये पार्ट है। ठीक है, अच्छा ये जो आपके वॉल्केनो है ये शील्ड वॉल्केनो की एक टाइप है। ठीक है, अब शील्ड वॉल्केनो क्या होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये ऐसा एक ब्रॉड वॉल्केनो आपका होता है, इसमें आपके क्या होता है, बेसॉल्टिक लावा से ये बनता है। बेसॉल्टिक लावा की एक फीचर है कि ये जो बेसॉल्टिक लावा है ना, ये मतलब विस्कस नहीं होता, ये काफी काफी फ्लूई होता है, मतलब ये पतला होता है, ये गाढ़ा नहीं होता। तो जब ये लावा यहाँ पहाड़ से ऐसे करके फूटता है ना, तो ये गाढ़ा होता है, तो धीरे 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 ये यहाँ पर स्लोप में दूर तक फैल जाता है। सॉरी, गाढ़ा नहीं होता है, इसीलिए ये दूर तक फैल जाता है।
ठीक है, गाढ़ा होता तो वहीं के पास-पास में जमा होता, लेकिन ये ज़्यादा तरल होता है, ज़्यादा लिक्विड होता है, बेसाल्टिक लावा से बना होता है, तो ये दूर तक फैलता है, ठीक है? फिर दोबारा फिर ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा यहाँ से निकलता है, फिर इसके ऊपर जमी हुई लेयर के ऊपर एक दोबारा एक दूसरी लेयर बनाता है। तो ये ऐसे इस तरीके से इसकी जो स्लोप होती है ना, वो बहुत ऐसे स्टीप स्लोप नहीं होती है, ऐसी स्लांटिंग सी स्लोप होती है। इस तरीके का ये वोल्केनो होता है। देखिए, ये स्टीप स्लोप है, बीच में ये गड्ढा जहाँ से आपके वोल्केनो निकल रहा है उसे दूर तक फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसाल्टिक लावा होता है, ठीक है? तो ये लावा आपका यहाँ पर इसने ये बताया है कि आपके अदर वोल्केनोज जो आपके हवाई में पाए जाते हैं, ठीक है? इन सब का ध्यान में रखना है। मौना लोआ लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये मौना किया, ये टॉलेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, ये आपके हुललाई, ये थर्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है हवाई का, ठीक है? इसे ना लास्ट इरप्ट हुआ था 1801 में, अब जाके बोला जा रहा है कि फ्यूचर में फिर इरप्ट हो सकता है। ये लोही सी माउंट है, ये अंडर वाटर वोल्केनो है, आपके एक बिग आइलैंड बनाता है, तो ये आपके हवाई में बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पर आपके इमर्जिंग एज अ नेक्स्ट हवाई आइलैंड इन कमिंग मिलेनिया, आने वाले टाइम पर ये आपका एक नया हवाई का आइलैंड बनकर तैयार होगा। तो यहाँ से हमारा ये जो ज्योग्राफी है मार्च मंथ का वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, मार्च का हुआ, पीछे फेब का करेंगे, फिर जैन का करेंगे, फिर पूरे एक साल का जो ज्योग्राफी है उसे एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर हम चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट पर, जैसे पॉलिटी कर लेंगे या हिस्ट्री ले लेंगे, पूरे एक साल का पॉलिटी हिस्ट्री एक साथ करेंगे। एक साथ कंप्लीट करते 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 हम आपकी पूरी एक साल का करंट अफेयर एक साथ कंप्लीट करेंगे। साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी, साथ साथ में किस तरीके से क्वेश्चन प्री या मेंस में बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अच्छे से रिवाइज करते चलिए, समझते चलिए, आपका पेपर करंट अफेयर वाला पोर्शन बहुत आराम से जाएगा। ठीक है? थैंक यू।